हर कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता। कुछ हक ऐसे होते हैं जिन्हें पाने के लिए इंसान को खुद खड़ा होना पड़ता है, और यहीं से शुरू होती है एक औरत की वो लड़ाई जिसमें उसका डर भी है और उसका हक भी है। सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी हक को। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि अगली वीडियो आते ही तुम्हारे फोन पर दिख जाए। और अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्टिंग करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। कहानी की स्टार्टिंग होती है सन 1970 से, जहाँ पर साजिया बानो की शादी अब्बास खान से तय कर दी जाती है। अब्बास उसे दिल से चाहने वाला इंसान है, इसलिए शादी के बाद उनके दिन बड़े ही आसानी से गुजरते हैं। यहाँ पर अब्बास की एक आदत है जो साजिया को बार बार खटकती है कि घर में कुछ भी खराब हो जाता है तो अब्बास ठीक करवाने की जगह तुरंत नया ले आता है। एंड यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि अब्बास काफी बड़ा लॉयर है। एंड काम में व्यस्त रहने के बावजूद वो घर पर साजिया का पूरा ख्याल रखता है, इसलिए शादी के शुरुआती साल बड़े आराम से निकल जाते हैं। एंड एक दिन बानो पड़ोस में गुलाब के पौधे प्लांट कर रही होती है, तभी उसे नोटिस आता है कि नेबर का छज्जा उसकी प्रॉपर्टी में ओवरहैंग कर रहा है। और ये देखकर वो डिसाइड करती है कि इस छज्जे को रिमूव करवाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो काम स्टार्ट करती है, नेबर उल्टा उसे ही लेक्चर देने लगता है। बानो उसे क्लियर करती है कि उसका ये स्ट्रक्चर लीगल नहीं है, लेकिन वो आदमी टोन चढ़ाकर बोल देता है कि वो पुलिस को कॉल कर देगा। और ये सुनते ही बानो भी कह देती है कि कॉल तो वो खुद ही कर लेगी। और ये बात सुनकर उसका नेबर का टेम्पर हाई हो जाता है और वो बानो पर ताना मार देता है कि एक मुसलमान औरत होकर तू किसी दूसरे मर्द से बहस कैसे कर सकती है। और उसका ये कमेंट सुनकर बानो अंदर से सच में हर्ट हो जाती है। इसके बाद वही नेबर अब्बास को कॉल करके पूरा मामला अपने हिसाब से सुना देता है। अब्बास ये सुनकर उससे कहता है कि बानो केस नहीं कर सकती है क्योंकि प्रॉपर्टी उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। एंड कुछ देर के बाद हम देखते हैं अब्बास भी वहाँ पर आ जाता है और बिना कोई शोर शराबा किए पूरी प्रॉपर्टी बानो के नाम पर ट्रांसफर करवा देता है। मतलब कि जो बगीचे वाली प्रॉपर्टी होती है वो उसे बानो के नाम पर रजिस्टर करवा देता है। मतलब कि अब बानो लीगली उस नेबर पर केस कर सकती थी। और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब्बास सिर्फ उसका ख्याल नहीं रखता बल्कि उसके लिए स्टैंड भी लेता है। थोड़ी समय के बाद बानो को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और फिर उसके घर एक बेटा पैदा होता है। कुछ महीनों के बाद वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार उसे एक बेटी होती है। लेकिन बच्चों के बाद उसकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहती। अब्बास अपनी वर्क में इतना बिजी रहने लगता है कि उसे बानो के लिए टाइम ही नहीं मिलता और इसी वजह से बानो भी काफी ज्यादा अपसेट रहने लगती है। और फिर भी वो कोशिश करती रहती है कि रिश्ता पहले जैसा वापस बन जाए, मगर अब्बास की बिजी लाइफ में किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश ही नहीं बची थी। एंड एक दिन अचानक अब्बास को पाकिस्तान ट्रैवल करना पड़ जाता है। वो कहता है कि वहाँ उसका एक इम्पोर्टेंट वर्क है जिसे वो पोस्टपोन नहीं कर सकता और वो जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करता है और ज़रूरी डॉक्यूमेंट उठाता है और सीधा पाकिस्तान के लिए निकल जाता है। वो जाते जाते बस इतना बोलता है कि वो 3 वीक्स में बैक रिटर्न आ जाएगा। इस दौरान बानो बार बार उसे कॉल ट्राई करती रहती है, लेकिन उसकी कोई भी कॉल कनेक्ट नहीं होती और इस तरीके से 3 मंथ निकल जाते हैं। फिर एक दिन अब्बास अचानक होम में एंटर करता है और उसे बानो देखकर 1 सेकंड में हैप्पी हो जाती है, पर जैसे ही वो बाहर आती है तो शॉक रह जाती है। अब्बास के साथ उसकी माँ भी थी और उसकी माँ सीधे बोल देती है कि अब्बास ने सायरा से मैरिज कर ली है और बानो अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। अब्बास की माँ बताती है कि सायरा उनकी फूफी की बेटी थी जिससे पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसे अब्यूज करता था और फिर उसकी डेथ हो गई, इसलिए मजबूरी में फैमिली ने उसे अब्बास के साथ मैरिज करवा दी। और अब यहाँ पर बानो के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तो वो चुप रहकर हालात को हैंडल करती है ताकि अब्बास का अटेंशन उससे दूर न जाए। और थोड़ी देर के बाद अब्बास खुद बानो से कहता है कि तुम मेरी फर्स्ट वाइफ हो और मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहोगी। एंड ये सुनने के बाद बानो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। धीरे धीरे दिखता है कि बानो सायरा को पूरी तरह एक्सेप्ट तो नहीं कर पाती, लेकिन उसके लिए उसके अंदर थोड़ी सी सिंपैथी फील करती है। और इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के बीच का इन्वेक्शन भी थोड़ा सा बेहतर होने लगता है। सायरा और बानो एक दूसरे को समझने लगती हैं। सायरा भी बानो को प्यार से आपा बुलाती है। एक दिन दोनों एक साथ मार्केट जाती हैं, जहां पर बानो सायरा के लिए वही सारी चीजें खरीदवाती है जो अब्बास को पसंद नहीं थी। और ये बात सायरा तुरंत नोटिस कर लेती है एंड वो बानो पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो ताकि अब्बास मेरे पास ना आए। और बहस बढ़ती जाती है। इसी बीच सायरा सब कुछ रिवील कर देती है और कहती है कि मैं कोई चैरिटी में आई हुई चीज नहीं हूँ। वो कहती है कि अब्बास मुझे तुमसे मिलने से पहले से जानता था और उसकी फीलिंग तब भी मेरे लिए थी और आज भी है। तभी मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स हो गई थी और इसीलिए उसने तुम्हें चूज किया। और जब उसे पता चला कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो मेरी लाइफ में वापस आ गया ताकि हम शादी कर सकें। और ये सुनकर बानो का दिल 1 सेकंड में ही ब्रेक हो जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अब्बास उससे इतना बड़ा झूठ बोलेगा। दैन बानो जैसे ही अब्बास से इस मैटर पर बात करती है तो अब्बास अचानक उस पर शाउट कर देता है, बस क्वाइट रहो। उसकी ये टोन देखकर बानो समझ जाती है कि अब्बास अब पहले वाला इंसान नहीं रहा और वो चुप होकर अपने बेड पर लेट जाती है और धीरे धीरे स्लीप हो जाती है।
एंड जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि अब्बास उसके रूम में नहीं है, बल्कि वो साहिरा के रूम में चला गया है। और ये देखकर उसका दिल एकदम टूट जाता है। और ऐसे ही दर्द, साइलेंस और एडजस्टमेंट में पूरा 1 साल निकल जाता है। और इस साल में बानो की डिलीवरी भी हो जाती है और उसे फिर से एक बेटा होता है। और अब बानो का पूरा फोकस बस अपने बच्चों की केयर करने में रहता है, क्योंकि अब्बास का सारा अटेंशन तो साहिरा ही ले रही होती है। और बानो सब कुछ साइलेंटली सिर्फ अपने बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रही थी। तभी एक दिन पता चलता है कि साहिरा भी प्रेग्नेंट हो गई है। एंड देन तभी हम देखते हैं बानो और अब्बास की एनिवर्सरी आती है। बानो उसे सरप्राइज देने के लिए सीधा उसके ऑफिस पहुंच जाती है। वो चाहती है कि अब्बास उसे मूवी लेकर जाए, लेकिन अब्बास बिना सोचे समझे उसे मना कर देता है और कहता है कि वो काम में बहुत ज्यादा बिजी है। एंड एक टाइम के बाद बानो का पेशेंस सच में ब्रेक होने लगता है, क्योंकि अब्बास पूरी तरीके से उससे डिटैच हो चुका था। ना उससे बात करता, ना उसके बच्चों से कोई कनेक्शन। घर में अब्बास की पूरी अटेंशन सिर्फ सायरा के ऊपर ही लॉक हो गई थी, जैसे बानो और उसके बच्चे उसकी लाइफ का कोई पार्ट ही ना हो। और बानो फाइनली ब्रेक हो जाती है और गुस्से में बच्चों को लेकर सीधा अपने मायके चली जाती है। उसके जाते ही अब्बास को पहली बार रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए बानो को मनाने के लिए वापस जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि बानो बच्चों के साथ वहां से मूव कर चुकी है। ये सुनकर अब्बास का टेम्पर और भी ज्यादा हाई हो जाता है और ऐसे ही कुछ दिन उसकी फ्रस्ट्रेशन में ही निकल जाते हैं। एंड एक दिन अब्बास बानो की माँ को कॉल करता है और बोलता है कि बच्चों के एक्सपेंसेस के लिए वो हर महीने 400 रुपए भेज देगा। ये सुनकर बानो उनसे क्विकली पूछती है, क्या उसने मेरे बारे में कुछ पूछा? पर अब्बास ने बानो के बारे में एक भी शब्द नहीं पूछा था। और ये सुनकर बानो अंदर से पूरी तरह अपसेट हो जाती है। देन यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि बानो के जो फादर होते हैं वो एक मौलाना थे और बानो खुद भी सिलाई का छोटा मोटा काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। और इसी स्ट्रगल में कुछ दिन और निकल जाते हैं। देन हम देखते हैं धीरे धीरे अब्बास 400 रुपए भेजना भी स्टॉप कर देता है, जिसके बाद बानो अकेले 3 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल नहीं पाती और वो कई बार अब्बास को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि वो पैसे भेजता रहे। एंड जब बानो उससे फिर से 400 रुपए मांगती है तो अब्बास सीधा देने से रिफ्यूज कर देता है। बोलता है, ना मैंने तुम्हें छोड़ने को कहा था और ना ही मैंने तुम्हें घर से निकाला था, इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। उसका सीधा मतलब था कि अब्बास बस बानो को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो चुका था और इसी एटीट्यूड में वो उसे ऐसे ही परेशान करता रहता है। देन हम देखते हैं बानो के पापा एक काजी के पास जाकर पूरी बात बताते हैं, जिस पर काजी साफ कह देता है कि बानो को इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था और इसी वजह से जो कुछ उसके साथ हुआ है अब वो इसमें कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकते। और ये सुनने के बाद बानो के फादर को समझ में आ जाता है कि इन लोगों से किसी भी तरह की सपोर्ट मिलने वाली नहीं है और अब उन्हें सारी सिचुएशन खुद ही संभालनी पड़ेगी। देन बानो के फादर उसके पास आकर सॉफ्टली कहते हैं, उसे अपने राइट्स के लिए खुद ही फाइट करनी पड़ेगी। रास्ता मुश्किल जरूर होगा, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। और ये सुनकर बानो का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो अंदर से उसका हौसला भी उठने लगता है। देन बानो कोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी उसका लॉयर नहीं होता है। तो जज सीधे कह देता है कि अगर तुम्हें अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक वकील की जरूरत होगी। एंड वो जज उसे समझाता है कि ऐसे केस अक्सर मुस्लिम कोर्ट में सॉल्व हो जाते हैं। बानो बताती है कि वो वहां पर जा चुकी है पर किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया। जज फिर भी कहता है कि तुम्हें पहले एक लॉयर हायर करना होगा और तभी कोर्ट में बीमा नाम की एक लेडी लॉयर आ जाती है। बीना तुरंत बानो का केस लेने के लिए रेडी हो जाती है और उसके साथ उसका असिस्टेंट फराज भी होता है और अब वो दोनों मिलकर बानो के लिए फाइट स्टार्ट करने वाले थे। और अब क्योंकि बानो के पास एक लॉयर आ चुकी थी, इसीलिए बीना सीधे अब्बास के खिलाफ सेक्शन 125 के तहत केस फाइल कर देती है, जिससे अब्बास की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। और ये बात जब अब्बास को पता चलती है तो वो एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि बानो इतना बड़ा मूव ले सकती है, लेकिन वो तुरंत डिसाइड करता है कि वो भी अपना काउंटर जरूर देगा। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ मुस्लिम कोर्ट के जो काजी होते हैं वो बानो से पूरी तरीके से नाराज थे, क्योंकि बानो ने उनकी बात को इग्नोर करके सीधा केस फाइल कर दिया था। एंड काजियों की बात सुनकर बानो शांत रहने वाली नहीं थी एंड वो सीधा कहती है, मैंने भी कुरान पढ़ा है और मुझे पता है कि मेरा हक क्या है और कुरान क्या कहता है, इसलिए मैं अपने हक के लिए फाइट कर रही हूँ। मैं ये लड़ाई अपने बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए लड़ रही हूँ और मेरे अपने लोगों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि यहाँ के रूल्स हमेशा मर्दों की साइड लेते हैं, लेकिन कुरान में औरतों को भी राइट्स दिए गए हैं और मर्दों के लिए भी एक लिमिट बनाई गई है। लेकिन यहाँ पर औरतों के राइट्स औरतों को बताए ही नहीं जाते ताकि वो चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त करती रहे। बानो को पूरा यकीन होता है कि वो सही रास्ते पर है और उसका खुदा भी उसकी नियत जानता है और इसलिए अब वो पीछे हटने वाली नहीं है। और ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। तभी सडनली उसके घर पर अब्बास आ जाता है और आके पूरे एटीट्यूड में तलाक 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 बोल देता है। साथ ही 2000 रुपए की मेहर अमाउंट भी उसके हाथ में थमा देता है। बानो तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि अब्बास इतना जल्दी बिना किसी बातचीत के सब कुछ खत्म कर देगा। देन फिर अब्बास उसे ठंडे टोन में समझाता है, बोलता है सेक्शन 120 वाला केस जो है वो तभी कर पाती जब वो उसकी वाइफ होती, लेकिन अब तो वो उसे डिवोर्स दे चुका है और मेहर अमाउंट भी उसने क्लियर कर दिया है, इसलिए अब बानो की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर नहीं बचती। और ये बात सुनकर बानो अंदर से टूट जाती है।
थोड़ी देर के बाद वो सीधा बीना के पास जाती है और उसे पूरा मैटर क्लियर बता देती है। एंड वो रोते हुए बीना से बताती है कि अब्बास ने उसे पूरी तरीके से गलत डिवोर्स दिया है। वो कहती है कि कुरान में साफ लिखा है कि तलाक से पहले 3 महीने का इंतजार करना होता है और दोनों फैमिलीज बैठकर मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं, और अगर फिर भी हस्बैंड और वाइफ एक साथ नहीं रहना चाहते तो सभी के सामने तलाक किया जाता है। लेकिन अब्बास ने इनमें से एक भी स्टेप फॉलो नहीं किया है। देन बीना बोलती है तो मतलब लीगली तुम अभी भी उसी की वाइफ हो, सही प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है इसलिए डिवोर्स वैलिड नहीं है और अब्बास को अभी भी तुम्हारा खर्चा देना पड़ेगा। और ये बात सुनकर बानू को फिर से थोड़ी होप मिल जाती है और केस दोबारा रीओपन हो जाता है। अब मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका था और अब्बास ये क्लेम कर रहा था कि उसकी कम्युनिटी रूल्स के हिसाब से वो पहले ही बानू को डिवोर्स दे चुका है। एंड इसी बात पर वो कहता है कि अब बानू और उसके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी नहीं रही। ये सुनकर बीना हाईकोर्ट को बताती है कि कुरान के मुताबिक अब्बास को तलाक देने से पहले बानू को पहले से इन्फॉर्म करना जरूरी था। एंड साथ ही बीना कहती है कि सेकंड मैरिज से पहले भी अब्बास को बानू को इन्फॉर्म करना चाहिए था, पर उसने एक भी रूल फॉलो नहीं किया। और ये सुनकर अब्बास एकदम बैकफुट पर चला जाता है। उसे बैकफुट पर जाता देखकर बानू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब्बास अचानक इतना साइलेंट क्यों हो गया और एक शब्द तक नहीं बोल रहा था। एंड फाइनली बीना की दलीलें सुनने के बाद जज यहाँ पर ऑर्डर सुना देते हैं कि अब्बास को हर महीने बानू को 122 रुपए देने होंगे। अमाउंट काफी कम था पर बानू इसके लिए मान जाती है क्योंकि वो पैसे नहीं उसके हक की जीत थी। और यहाँ पर साफ दिख रहा था कि अब्बास का पूरा गेम प्लान कुछ और ही था। वो जानबूझकर लोअर कोर्ट में हार गया क्योंकि अगर ये केस वो जीत लेता तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऑप्शन ही नहीं बचता। लेकिन हारते ही उसने नया डोर खुल गया और अब वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक केस ले जा सकता था। लेकिन यहाँ पर बीना भी गिव अप नहीं करने वालों में से थी। वो भी स्ट्रेट सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी थी क्योंकि अब ये सिर्फ केस नहीं था, ये बानू के राइट्स की फाइट बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गाँव की पूरी कम्युनिटी बानू के खिलाफ खड़ी हो जाती है और गुस्से में वो लोग उसके घर पर स्टोन थ्रोइंग शुरू कर देते हैं। और ये सब देखकर बानू को क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर रहना अब सेफ नहीं है, ऊपर से उसका पूरा फैमिली भी रिस्क में है। एंड इसीलिए वो एक बड़ा डिसीजन लेती है। उसे याद आता है कि अब्बास ने जो गार्डन वाली लैंड है वो उसके नाम पर कर दी थी और उस गार्डन प्रॉपर्टी पर पहले से एक छोटा सा आउट हाउस बना हुआ था। बानू अपने बच्चों को लेकर वहीं पर शिफ्ट हो जाती है क्योंकि वहां रहना सबसे ज्यादा सेफ था और अब्बास भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उस लैंड की ओनरशिप खुद उसने ही बानू के नाम ट्रांसफर की थी। और उस आउट हाउस में शिफ्ट होने के बाद बानो और सायरा के बीच थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। सायरा भी यहाँ पर बानो की काफी हेल्प कर देती है जिससे दोनों का इक्वेशन थोड़ा सा बेटर हो जाता है। फिर अचानक बानो के फादर की डेथ हो जाती है। जाते जाते वो अपनी बेटी के लिए एक लेटर छोड़ के जाते हैं जिसमें उन्होंने लिखा था कि उसे अपने राइट्स के लिए लास्ट तक लड़ना होगा। और ये पढ़कर बानो पूरी तरीके से टूट जाती है और फूट कर रोने लगती है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब्बास का बेटा अब अपने फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसके चेहरे पर साफ साफ नफरत दिखती है और ये देखकर अब्बास अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, पर फिर भी उसका ईगो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रहता है। एंड फाइनली केस सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट हो जाता है। वहाँ अब्बास फिर से अपना पॉइंट रखता है कि लोग हमेशा लॉ के नाम पर उनकी कम्युनिटी के रूल्स को चेंज करना चाहते हैं। साथ ही साथ वो ये भी बोल देता है कि इंडिया का पार्टीशन सिर्फ एक रिलीजन की वजह से नहीं हुआ था, दोनों तरफ की गलतियां थी और दोनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एंड वो कहता है कि जब भी लॉयल्टी प्रूफ करने की बात आती है तो सबसे पहले मुसलमानों पर शक किया जाता है, उन्हें ही हर बार अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी पड़ती है। देन अब्बास कहता है कि उसके हिसाब से ये पूरा मामला बहुत सिंपल था, उसने बानो को डिवोर्स दे दिया तो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बचती, पर फिर भी केस सुप्रीम कोर्ट तक आ गया जिससे उसे लगता है कि उसकी कम्युनिटी और कल्चर को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और अब अब्बास की बातें सुनने के बाद बानो भी जज के सामने अपना पॉइंट रखती है। वो कहती है कि कुरान हमें सिर्फ दूसरों की बात मानने को नहीं कहता, कुरान साफ लिखता है कि हर इंसान उसे खुद पढ़े, खुद समझे और सही गलत की पहचान खुद करे। एंड वो कहती है कि क्यों कोई मौलवी हमें इंटरप्रेट करके बताता है कि कुरान में क्या लिखा है, क्या हम खुद रीड नहीं कर सकते? जब कुरान ने सब कुछ क्लियर लिखा है तो लोग उसे फॉलो क्यों नहीं करते, क्यों अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई करके पेश करते हैं? देन वो कहती है ये हिंदू मुस्लिम की फाइट नहीं है, ये मेरे राइट्स की लड़ाई है। मैं सबसे पहले एक इंडियन वुमेन हूँ और हाँ मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं एक इंडियन मुस्लिम हूँ और मुझे अपने हक के लिए स्टैंड लेना ही था और इसी वजह से कानून को भी उसे उसका राइट देना ही पड़ेगा। वो बोलती है कि लॉ ये नहीं बोल सकता कि उसका रूल अलग है। जब कोई मर्डर केस होता है तब कोर्ट ये नहीं कहता कि ये अलग कौम का केस है और हम फैसला नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ क्यों? अगर बानो एक मुस्लिम लेडी है तो क्या हुआ, उसकी नेशनलिटी इंडियन है और इंडियन होने के नाते उसे पूरा हक मिलता है। बानो धीमे से बोलती है कि उसे डर लगता है क्या पता कल उसके बेटे भी किसी लड़की के साथ ऐसा ही करे या फिर उसकी बेटी के साथ उसका हस्बैंड भी ऐसा ही बिहेव करे, इसलिए उसने अपने हक की फाइट लड़ी ताकि उसके बच्चे सही चीज सीख सके और किसी और की लाइफ बर्बाद न करे। एंड अब सारी दलीलें सुनने के बाद जज अपना फैसला अनाउंस करते हैं। वो साफ कहते हैं कि उन्होंने कुरान और इंडियन लॉ दोनों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया है।
ये मामला किसी कम्युनिटी या किसी रिलीजन का या सिर्फ एक औरत का नहीं है, बल्कि ये एक इंडियन लेडी का केस है और उसे उसका पूरा राइट मिलना चाहिए। और इसीलिए हाई कोर्ट का जो डिसीजन था कि बानो को 120 रुपए मंथली मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी उसी ऑर्डर को कंफर्म करता है। ये पैसे बानो को लाइफ टाइम मिलेंगे और जज कहते हैं कि इस फैसले से वो किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं जा रहे। और ये सुनने के बाद बानो के चेहरे पर पहली बार एक रियल स्माइल आ जाती है। 10 ईयर्स लग गए थे उसे अपना राइट पाने में, लेकिन फाइनली वो विन कर चुकी थी। जस्टिस मिलने में टाइम लगा, पर आखिर उसे वही मिला जिसका वो सालों से वेट कर रही थी। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बानो अब छोटी छोटी गर्ल्स को कुरान क्लासेस दे रही होती है, यानी उसने अपनी स्ट्रगल को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लिया था। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आप नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।